हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करते हैं डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है बच्चों, स्केल ऐप प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट सोल्यूशन फॉर एम्प्लॉयज ऑफ विच फील्ड। यानी जो स्केल ऐप है वो कौन सी फील्ड के एम्प्लॉयज के लिए स्किल डेवलपमेंट का सोल्यूशन जो है वो लेकर आया है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, लेदर या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है लेदर। यानी कि जो लेदर इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनके लिए ये ऐप जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आया है। इसमें बेसिकली है क्या, इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, स्किल। इस ऐप के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, देखो आपकी स्किलिंग करी जाएगी, ठीक है, आपको अपस्किल किया जाएगा, लर्निंग पे फोकस किया जाएगा और असेसमेंट भी किया जाएगा कि आपने एक्चुअली में क्या सीखा। अब इस ऐप में अब ये सब आपके पास कैसे पहुंचेगा, जैसे कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि सब कुछ जो एजुकेशन है वो हम ऑनलाइन थ्रू आवर फोन्स, लैपटॉप्स, ये सब ले सकते, थ्रू आवर लैपटॉप्स एंड फोन्स हम किसी भी तरीके की कोई भी क्लास हम ले सकते हैं। तो ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है ना। दिस इज अ वे थ्रू विच वी कैन अवेल एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। उसी चीज को इस्तेमाल करते हुए जो लेदर एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी अपस्किलिंग के लिए ये ऐप लेकर आए। तो चलिए, अब सिर्फ ये उन्हीं के लिए नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग जिनको भी इंटरेस्ट है लेदर में और जो भी उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अपस्किल करेंगे, कैसे लर्न करेंगे। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस होंगी, ठीक है, यानी कि लाइव क्लासेस होंगी, उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप अपने आप को लेदर इंडस्ट्री, लेदर के बारे में, उसके जो स्किल्स हैं उसके बारे में, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ अपने आप सीख सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द रीसेंट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है, ADO अपडेट, व्हाट इज दी 2022-2023 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इकोनॉमी। यानी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके जो एक ग्रोथ जो है, मतलब इस परसेंट से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जो है वो मतलब कितने परसेंट का किया गया है, 8.2, 7.6, 7.0 या फिर 6.8। तो बच्चों अब आप सोचने की कोशिश करिए, मतलब गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द आंसर इज 7%, ठीक है। इंडिया की जो ये जो आउटलुक है ये कहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% से होगी। अब ये कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलीज करती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB जो है वो ये रिलीज करती है। मतलब अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि कौन सी एशियन कंट्री किस परसेंटेज से ग्रो करेगी, ये जो आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो बताती है, ठीक है। तो पहले जुलाई में क्या हुआ था कि ये एस्टिमेट किया गया था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.2% से ग्रो करेगी, बट क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट में हम देखते कि बहुत सारी चीज़ों के प्राइस राइज हो गए, फिर वॉर भी हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो गया। यानी कि जो एस्टिमेट था वो 7.2 का था, बट अब क्या है, अब है 7%, ठीक है। अब ये माना जाता है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7% से ग्रो करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पे है, ITU पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस 2022, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PP 2022 भी कहते हैं, PP22, तो वो क्या है, ऑफ ITU, यानी कि क्या, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज बीइंग हेल्ड इन कौन से कंट्री में वो PP22 होगी, ठीक है। PP किट मत समझ लेना, इट इज PP22, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस है। कौन सी कॉन्फ्रेंस, प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस, किसकी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की कौन सी कंट्री में होगी, ठीक है। चलिए बच्चों आंसर गैस करने की कोशिश कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज रोमानिया। यानी कि अगर आप ये मैप, ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग रोमानिया का फ्लैग है, ठीक है, दिस इज रोमानियन फ्लैग, और रोमानिया में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करी जाएगी। चलिए जो इंडिया है वो एक रेगुलर मेंबर है ITU काउंसिल का, कब से, 1952 से, ठीक है। थोड़ा सा ITU के बारे में जानते हैं, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं और ये एक्चुअली में है क्या।
तो जो पीपी है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग है, ठीक है, जो कि आईटीयू की होती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग होती है वो ये है। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी है और बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। इसका जो बेसिक मतलब या बेसिक मोटिव जो होता है वो यही होता है कि जो आगे कमिंग ईयर्स में इस कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कस किया जाता है कि आगे कमिंग ईयर्स में कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। 26 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होगी। अब हम ये जानते हैं बच्चों, अब हमने इस पीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में तो सब कुछ जान लिया। अब क्या रहा, अब हम जानेंगे कि आईटीयू बेसिकली कौन से एरियाज में काम करता है। आईटीयू बेसिकली 3 मेन सेक्टर्स में काम करता है। पहला है कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज अलॉट करता है और सैटेलाइट का ऑर्बिट जो है वो उसको मेंटेन करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। दूसरा काम वो ये करता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो सेटअप करता है, ठीक है। तीसरा काम वो क्या करता है, तीसरा काम वो ये करता है कि कैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हो उसके बारे में भी सोचता है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है बच्चों। चलिए गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं। जैसे जो कैटल्स की हालत हो रही है वो क्यों हो रही है, एक डिजीज की वजह से हो रही है। तो उस डिजीज पे क्वेश्चन है, लंपी स्किन डिजीज इज, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्या कहता है कि जो लंपी डिजीज है ये एक वायरल इलनेस है जो कि कैटल्स और बफेलोज में एक प्रोलॉन्ग मोर्बिडिटी कॉज कर देती है, ठीक है। ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक डिजीज बच्चों क्या होता है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस को लगती है, ये वो जूनोटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। ये एनिमल से एनिमल्स में फैलती है। अच्छा, अब ये क्यों फैलती है और ये कौन से वायरस से होती है, ये होती है बच्चों कैप्रीपॉक्स वायरस से, ठीक है। इसका वायरस का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स के थ्रू, यानी जो इंसेक्ट खून चूसते हैं उन इंसेक्ट्स की वजह से ये होती है। कुछ जो फ्लाइज होते हैं वो ऐसा करती है, मॉस्किटोज ऐसा करते हैं, और टिक्स क्या होता है, वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से, और वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो लंपी डिजीज है वो फैल रही है। अच्छा, अब कई केसेस में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, ठीक है, एंड सम केसेस इट लीड्स टू डेथ, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइज द रूल्स फॉर द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाई करे द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से गेस करने की कोशिश कीजिए। सो बच्चों द आंसर इज होम अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के, ठीक है, उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। अब जो जितना भी क्रिमिनल से रिलेटेड जो डेटा होता है, ठीक है, जो क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो कहाँ सेव होता है, वो सेव करते हैं एनसीआरबी, ठीक है बच्चों। एनसीआरबी जो है वो न्यूज में है, आप इसके बारे में कभी भी पेपर देने अगर आप जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक नहीं मिस करेंगे, एनसीआरबी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितना ब्यूटीफुल ट्राइंगल है, देखिए, एक तरफ इंडिया का फ्लैग, एक तरफ ब्राजील का फ्लैग, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस फोरम इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम के ऊपर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है, द 10th इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीकन डायलॉग फोरम ट्राइलैटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री में इसकी मीटिंग जो है वो हुई है। चलिए बच्चों गेस करने की कोशिश कीजिए। बहुत फेमस सिटी में हुई है और बहुत फेमस कंट्री में भी हुई है, ठीक है। चलिए ऑप्शन इज फर्स्ट यूएस, न्यूयॉर्क सिटी में
इस फोरम को ऑर्गेनाइज, इस फोरम ये जो मीटिंग हुई है, फोरम हुआ है, फोरम क्या होती है, जब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग या फिर अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वो मिलते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने के लिए, दैट इज नोन एज फोरम। तो न्यूयॉर्क सिटी में ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। अब आपको क्या जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में इस फोरम में क्या डिस्कस हुआ, ठीक है। अब मीटिंग हुई है तो चाय पानी के लिए तो मीटिंग हुई नहीं होगी, ये मीटिंग हुई है डिस्कशन के लिए। तो इन्होंने 2 इश्यूज डिस्कस करे हैं, ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करे हैं और रीजनल इश्यूज डिस्कस करे हैं, ठीक है। रीजनल इश्यूज देख लेते हैं। रीजनल इश्यूज कौन से हो गए, अफ्रीकन यूनियन में जो पूरा जो साउथ अफ्रीका है, मतलब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वहाँ पे उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। मिडिल ईस्ट में पीस कैसे स्थापित किया जाए, जो यूक्रेन और रशिया की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है उसके ऊपर, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज़ क्या हो गए, ग्लोबल इश्यूज़ बच्चों देखो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, टेररिज्म हो गया जो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है अलग अलग कंट्रीज़ में। कभी टेम्परेचर एक्सट्रीमली राइज हो रहा है, कभी टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब क्लाइमेट की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इस फोरम में ये जो ट्राइलैटरल मीटिंग है, ये जो ट्रिपार्टी ग्रुप है, यानी कि जो 3 पार्टीज का ग्रुप, उसमें क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है, जो साउथ साउथ कॉपरेशन। अब बच्चों देखिए, साउथ साउथ कॉपरेशन को समझने की कोशिश कीजिए। साउथ साउथ कॉपरेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है। अगर आप अपने दिमाग में ग्लोब को इमेजिन कर सकते हैं, एक मैप को इमेजिन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके दिमाग में आएगा, जो देखो, जो ब्राज़ील है, इट इज़ इन साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर जो साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है, जो कि साउथ में पड़ता है, साउथ ऑफ द ग्लोब में पड़ता है, ठीक है। फिर वहाँ इंडिया कहाँ पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो जो ये सारे जो सदर्न स्फेयर में, मतलब कि अगर आप ग्लोब को डिवाइड करोगे नॉर्थ और साउथ में, तो सदर्न स्फेयर में जो कंट्रीज पड़ती हैं उनके बीच में जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज होता है इस फोरम से, ठीक है। अब ये एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये प्लेटफॉर्म से क्या होता है, चलो ठीक है, सारे ग्रुप्स, मतलब ये सारे इश्यूज तो ये लोग डिस्कस करते हैं, एड्रेस करते हैं, प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इनको ये जो फोरम है या ये जो इन तीनों का जो ग्रुप है, ये क्या करता है, एक तो साउथ साउथ कॉपरेशन को इंक्रीज करता है, उसको इन्हांस करता है और पक्का करता है, प्लस ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, ये जो जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, इन पर भी बात हो सके, कॉर्पोरेशन डेवलप हो सके और प्लस डेवलपमेंट भी हो सके, एक दूसरे की डेवलपमेंट में, इन सारे एरियाज में डेवलपमेंट में मदद कर सके एक दूसरे की, ठीक है बच्चों। एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो एरियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। चलिए देखिए बच्चों, कितना क्यूट सा एनिमल है आपके सामने, है ना। ये क्या है, ये बच्चों वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ, ठीक है। ये वर्ल्ड का पहला क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ है, ठीक है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री ने बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गेस कीजिए किस कंट्री ने इसको बनाया है। तो बच्चों इसको बनाया है चाइना ने, ठीक है। चाइना ने वर्ल्ड का सबसे पहला वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ जो है वो बनाया है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, ठीक है। ये क्लोन्ड है, ये एक्चुअली में रिप्रोडक्शन से नहीं बना है, इसको क्लोन किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो उसकी जो नंबर ऑफ जो आर्कटिक वुल्फ्स हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, उनके नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है बच्चों माया, ठीक है, माया जाल, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हु हैज इनॉग्रेटेड द लोक मंथन प्रोग्राम 2022 इन गुवाहाटी। किसने लोक मंथन प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। चलिए, जगदीप धनकर, द्रौपदी मुर्मू ये हमारी प्रेसिडेंट हैं, जगदीप धनकर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमित शाह जी, किशन रेड्डी। किसने इनॉग्रेट किया, किसने उद्घाटन किया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट,
जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में लोक मंथन होता क्या है, लोक मंथन प्रोग्राम जो है वो क्यों रखा जाता है, और इसकी जो थीम है वो भी रखी जाती है। पहले हम इसकी थीम पढ़ेंगे। लोक मंथन प्रोग्राम की जो थीम है वो ये है, लोक परंपरा, लोक ट्रेडिशन, यानी कि जो रीजनल ट्रेडिशंस होते हैं हमारे, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, हर एक स्टेट की, हर एक रीजन की एक अपनी परंपरा होती है, ठीक है। हाउ लोक traditions have kept our culture consciousness intact, strengthen our feeling of national selfhood। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी लोक ट्रेडिशंस है, कैसे उसने हमारे कल्चर को और हमारी एक नेशनल सेल्फहुड की जो फीलिंग है उसको इंटैक्ट रखा है, प्लस स्ट्रेंथन किया है, यानी और भी ज़्यादा मजबूत किया है, ठीक है। ये तो थी बच्चों इसकी थीम। अब ये क्यों रखा जाता है, ये प्रोग्राम इस वजह से रखा जाता है ताकि इसमें एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग फील्ड से, जैसे आर्टिस्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, अकेडमिशियंस हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये आते प्रोफेसर्स वगैरह, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे आते हैं, ठीक है, और मिलते हैं और क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उन पर डिस्कशन करते हैं। प्लस इस इवेंट में और क्या होता है, डिस्कशन होता है, सेमिनार होता है, इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं और एग्जीबिशन होते हैं, जहाँ पे हम अपनी नेशन की डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं, ठीक है, शोकेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, और इसमें आप ये जो पुनीत सागर अभियान आपको दिख रहा है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पुनीत सागर अभियान इज इनकरेक्ट। इस 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बच्चों बतानी है। चलिए बताइए। तो बच्चों आंसर इज थर्ड, ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, द यूएनडीपी हैड on December 1, 2021 launched the पुनीत सागर अभियान। एक्चुअली में यूएनडीपी ने नहीं लॉन्च किया था, किसने किया था, एनसीसी ने ये जो अभियान है वो लॉन्च किया था। अब ये न्यूज़ में क्यों है एक्चुअली में, देखिए न्यूज़ में इस वजह से, पहले हम जानते हैं कि पहले हम जानेंगे पुनीत सागर अभियान के बारे में। जो हमारा एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है, इन्होंने सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है, इन्होंने सिर्फ 1 महीने के लिए ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया था। वो उस कैंपेन में क्या करते, अलग अलग जो हमारे कोस्ट है ना, जो हमारे सी शोर्स हैं उनको क्लीन करते, वहां से जो प्लास्टिक है उसको उठाते और रिसाइकलिंग के लिए देते, या फिर वो जो पूरा कोस्ट है उसको क्लीन करते, ठीक है, बेसिकली उनका यही था। लेकिन ये थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर के लिए, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, और 1 ईयर के लिए जब इसको एक्सटेंड किया तो ये और भी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसकी सक्सेस हमें कैसे दिखी कि इन्होंने 100 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया अराउंड 1900 लोकेशन से, जिसमें कि इन्होंने 60 टन को रिसाइकलिंग के लिए भी दे दिया। चलिए ये तो हो गया सक्सेसफुल। फिर क्या हुआ, इसको देखते हुए यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का एक प्रोग्राम है टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम, ठीक है, इन्होंने यूएनईपी ने क्या किया, एमओयू साइन किया है एनसीसी के साथ कि जो ये आप ये कर रहे हो, जो प्लास्टिक जो पोल्यूशन है जो हमारे ओशन वाटर में, सी शोर्स में, इसको हम क्लीन करेंगे। और ये जो अब पहले ये ऑल ओवर इंडिया था, है ना, पैन इंडिया था, एनसीसी चला रही थी, बट इसको यूएनईपी के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में चलाया जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी वाटर बॉडीज को क्लीन करेंगे, वहां से जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको हटा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस इज बीइंग हेल्ड ऑन विच प्लेस। कौन सी जगह पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस हेल्ड हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुई है, कहाँ पे हुई है। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको आंसर इसी पिक्चर में मिल जाएगा। चलिए ये है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हुई है।
चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में हुई है, फिर इसके अंदर क्या क्या हमने मतलब क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। सबसे पहले बात, जो हमारे आयुष मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ आयुष, उनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एक्सप्लोरिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम नॉन लोकैलिटी टू नॉन ड्यूअलिटी एंड मैन मशीन डिबेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी थीम जो है वो याद रखिएगा। बेंगलुरु, ठीक है, निम्हस बेंगलुरु में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इसके अंडर इस जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने सर्बानंद जी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? कि अंडर विच योजना? अंडर आयुष स्वस्थ योजना, वेयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। कौन से इंस्टीट्यूशन में? निम्हस बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे किया? कौन सी योजना के अंडर किया? ठीक है, और कौन से डिपार्टमेंट में किया? डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंडर एक्चुअली में बेसिकली क्या होगा? इस प्रोजेक्ट के अंडर जो भी न्यूरोसाइट्रिक डिजीजेज हैं, ठीक है, उनको पढ़ा जाएगा। मतलब उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका पूरा डेटाबेस जो है वो, पूरा डिजिटल डेटाबेस जो है वो उसका कलेक्ट किया जाएगा। प्लस जो भी साइकाइट्रिस्ट हैं, जो भी क्लिनिकल साइंटिस्ट है, जिनके पास ये स्किल है, ठीक है, कि जो ब्रेन हेल्थ को एग्जामिन कर सकते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच से, उनको स्किल किया जाएगा। और पूरा जो डेटाबेस है, जो हमारी न्यूरोसाइट्रिक डिजीजेस होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में पूरा एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। सो ये सब होगा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हेमकोश, ठीक है, कोश मतलब क्या होता है बच्चों? डिक्शनरी। वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, गैस करने की कोशिश कीजिए, ये किससे रिलेटेड है? बच्चों ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, विच इज असामी डिक्शनरी। ये एक असामी डिक्शनरी है जिसका कि ब्रेल वर्जन, ठीक है, उसका ब्रेल वर्जन, ब्रेल लिपि क्या होती है बच्चों? वो लिपि जो लोग देख नहीं सकते, वो टच कर करके पढ़ते। ठीक है, तो ब्रेल वर्जन जो है वो असामी डिक्शनरी का जो ब्रेल वर्जन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किया है। ठीक है, तो अब ये जानना है कि इसको सबसे पहले कंपाइल किसने किया था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेमचंद्र बरुआ ने इसको सबसे पहले कंपाइल किया गया था। और ये जो अर्ली 20th सेंचुरी है, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो अर्ली 20th सेंचुरी में आया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप नॉर्थ चैनल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, इस मैप को देख लो। ये मैप, ये देखिए आप, ये यूरोप को देख सकते हैं। ठीक है, ये है आयरलैंड और ये है यूके। ठीक है, ये है यूके, ये है आयरलैंड। अब इनके बीच में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है नॉर्थ चैनल। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? किसने सबसे पहले, कौन सा मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है? सत्येंद्र सिंह, राइमो शाह, मंजीत, एल्विस अली हजारिका। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, उनका नाम है एल्विस अली हजारिका। इन्होंने, ये तो ये फर्स्ट असामी है, ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन है जिन्होंने की क्रॉस किया है। प्लस इन्होंने, मतलब ही इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट वन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। और एक और बात बच्चों की, और एक और चीज़ है, वो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। क्या? सत्येंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश से हैं, राइमो शाह जो कि बंगाल से हैं, मंजीत जो कि हरियाणा से हैं। इन्होंने ये सब क्या है? पैरा स्विमर्स। इन्होंने भी, ये सबसे पहले इंडियन पैरा स्विमर्स बने हैं जिन्होंने कि नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दिनों बाद ही क्वेश्चन आया एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज अभ्यास इज एन एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए, न्यूज़पेपर में थे ये न्यूज़,
आई होप आपने पढ़ी होगी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इंडिया और यूएस, ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में कराई गई है। ये कौन से, अब देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों? ये दोनों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड्स के बीच में एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई है। ठीक है, इसका नाम है अभ्यास। कहाँ पे हुई? चेन्नई के कोस्ट में हुई। अब इन्होंने ये जो कोस्ट गार्ड्स हैं इनके बीच में क्यों एक्सरसाइज हुई? ताकि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रेंथन हो सके, जो जो कॉपरेशन है दोनों के बीच में वो भी अच्छा हो सके, प्लस दोनों अपनी जो टेक्नोलॉजी भी, जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? बताइए कब वर्ल्ड राइनो डे जो है वो मनाया जाता है? अब इस पिक्चर में आप उसकी कंडीशन से ही देख सकते हैं कि वर्ल्ड राइनो डे वो है क्यों मनाया जाता है। हमने न्यूज़ में भी, बचपन में भी, हमने किताबों में भी पढ़ा है कि राइनोसोरस की जो प्रॉब्लम क्या है, राइनोसोरस को क्यों हंट किया जाता है और उनको हंट करने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए ऑप्शन नंबर 3 विच सेज 22 सितंबर इज करेक्ट। ठीक है, 22 सितंबर को जो वर्ल्ड राइनो डे जो है वो मनाया जाता है। इसके पीछे पर्पस क्या है? पहले हम जानेंगे कि इस बार की थीम क्या थी। इस बार की थीम थी 5 राइनो स्पीशीज। ठीक है बच्चों, थीम आप याद रखना। राइनो की टोटल 5 स्पीशीज होती हैं राइनोसोरस की, वाइट, ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन और जावन राइनोसोरस। ठीक है बच्चों, अब क्लियर होगा। ठीक है, ये होती है 5 स्पीशीज। ठीक है, ये थी आपकी थीम। ठीक है, आपका जो IUCN स्टेटस है राइनोसोरस का, IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको क्यों, इस डे को इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से मनाया जाता है ताकि इसका जो अवेयरनेस है कि जो राइनोसोरस है उसकी हंटिंग होती है और उसकी जो स्पीशीज़ है उसको बचाने की ज़रूरत है क्योंकि वो वल्नरेबल हो चुके हैं। इस पर्पज़ से ये बनाया जाता है, इस पर्पज़ से ये डे जो है वो मनाया जाता है। और इनको क्यों हंट किया जाता है? जो इनका हॉर्न होता है, ठीक है, उसकी वजह से इनको हंट किया जाता है कि उनको मेडिकल पर्पसेस में बड़ा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस हॉर्न की वजह से, एक छोटे से हॉर्न की वजह से उनको हंट कर लिया जाता है, यानी उनको मार भी। अब उसका आप बिना मारे तो उसका हॉर्न तो आप ले नहीं सकते, वो तो नहीं कहेगा आइए ले जाइए मेरा सींग, आपको उसको मारना ही पड़ेगा तभी आपको मिलेगा उसका हॉर्न। तो हंटर्स और पोचर्स क्या करते हैं? इलीगली स्मगलिंग करते हैं इसका। तो इस वजह से जो स्पीशीज जो इसकी जो नंबर्स हैं वो भी कम हो रहा है, उसका जो IUCN स्टेटस है वो भी वल्नरेबल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूट क्यूट सा पांडा, रेड पांडा। ठीक है, पांडास बहुत डिफरेंट दिखते हैं और रेड पांडा बहुत डिफरेंट दिखता है, इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ठीक है, इस साल इंटरनेशनल रेड पांडा डे कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताइए आंसर। पिक्चर की क्यूटनेस को ही मत देखने लग जाइएगा, आंसर बताइए। तो बच्चों 17 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। रेड पांडा को हम लेसर पांडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये डे क्यों मनाया जाता है? ये इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि जो रेड पांडा है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसके जो नंबर है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है बच्चों, देखो पूरी एक फूड चेन होती है ना, फूड चेन में से अगर एक भी जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये जो है इंडिया में सिक्किम, मतलब जो कंचनजंगा जो रेंज है सिक्किम और वेस्ट बंगाल की तरफ जब आती है कंचनजंगा रेंज, वहाँ पे हमें इंडिया में रेड पांडा जो है वो पाए जाते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में SBI ने WWF के साथ, SBI जो फाउंडेशन है, SBI फाउंडेशन और WWF ने साथ में पार्टनरशिप करी है। किस लिए? कि हम रेड पांडा को बचाएंगे और इसके जो अवेयरनेस है, इसके प्रति अवेयरनेस जो है वो फैलाएंगे कि भैया इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे और इसको सेफ गार्ड करेंगे कि भैया इसकी, मतलब आप अपना क्लाइमेट चेंज ऐसे मत कीजिए, क्लाइमेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, प्लस ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं, इनको किस तरीके से हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। ये सारा काम जो है वो SBI फाउंडेशन और WWF जो है वो करेंगे। ठीक है,
एक इवेंट जो है वो रेड पांडा डे पर मनाया गया था, कहाँ पे, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गैंगटॉक में, ठीक है। गैंगटॉक क्या है, सिक्किम की कैपिटल है, वहां पे मनाया गया था, कब, रेड पांडा डे पे, ठीक है। अब ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये बहुत ही एक यूनिक टाइप का पार्क है। कैसे, जू में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको केज में बंद किया जाता है, ठीक है, या उनको बहुत ही छोटा सा एरिया दिया जाएगा, वहीं पे वो रहेंगे। लेकिन इस जू में क्या है, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है, ठीक है। चलिए, एक और चीज थोड़ा सा टेक्निकल है, वो ये है कि जो इंटरनेशनल रेड पांडा डे है ना, वो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट पे नहीं मनाया जाता, वो मनाया जाता है हर तीसरे सैटरडे पे। कौन से, सितंबर के, हर साल सितंबर के तीसरे सैटरडे पे, थर्ड सैटरडे पे उस डे को, रेड पांडा डे को मनाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा रेड पांडा के बारे में जानते हैं कि ये और कहाँ पाए जाते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम है, एल्यूरिस फल्जीन्स। ये इनको लेसर पांडा भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। हिमालयन और साउथ वेस्टर्न चाइना में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो IUCN स्टेटस है रेड लिस्ट में, वो है एंडेंजर्ड, ठीक है बच्चों। इनको जिन भी कंट्रीज में पाए जा रहे हैं उनको मतलब बोला भी गया है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहते क्यूट सी स्माइल है इसकी, है ना। तो इसका IUCN स्टेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पाए जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क जो मैंने आपको बताया, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, विच इंडियन इनिशिएटिव हैज वन 2022 UN इंटीग्रेसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो इंडिया के किस इनिशिएटिव ने जीता है, ठीक है। अभी UN की जनरल असेंबली हुई थी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुई थी। ये मैंने आपको पहले भी, इससे पहले जब करंट अफेयर सेशन लिया था तब मैंने आपको बताया था, भूलना मत कीजिए बच्चों, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कहाँ पे, मतलब ये जो कौन से इनिशिएटिव ने ये अवार्ड जो है वो जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी बताइए। द इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव ने ये अवार्ड जो है वो जीता है, UN अवार्ड। अब क्यों जीता है, अब इनिशिएटिव तो बहुत सारे होते हैं, बट इसी इनिशिएटिव ने क्यों जीता बच्चों, इस इनिशिएटिव ने इसलिए जीता क्योंकि इंडिया ने बहुत कमिटमेंट के साथ, ठीक है, और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मतलब एक्टिवली कोशिश की है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है बहुत सक्सेसफुल है। 2017 में इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो कि 23 स्टेट्स में एक्टिव है और मोर देन 130 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो इस वजह से UN ने इस इनिशिएटिव को ये अवार्ड जो है वो दिया है। अवार्ड का नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई थी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये तो चलो एक इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। अब लेकिन ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप इनको कोट कर सकते हैं कि इंडिया कैसे अपने हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी वगैरह तो सब ठीक है, बट इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं, और इनिशिएटिव्स बनाने ही नहीं बट उनका सक्सेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो इंडिया है वो उसका जो हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव कर सकता है। फूल गुलाब का वर्ल्ड रोज डे, तो बच्चों वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है 22 सितंबर को, ठीक है। हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। अब ये किसको डेडिकेट किया जाता है, इट इज डेडिकेटेड टू, बताइए, 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए किसको डेडिकेट किया जाता है। तो बच्चों ठीक है, गुलाब से प्यार व्यार ठीक है रिलेट करना, बट इसको हम रिलेट करते हैं स्पिरिट ऑफ द ब्रेवरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव फॉट कैंसर। जिन बच्चों ने कैंसर से लड़ा है, ठीक है, उनकी स्पिरिट, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को हर साल, ठीक है बच्चों। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास यहीं पे एंड करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले सेशन में. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel. The link will be given in description box. Thank you everyone.